दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर बता दें कि यूपी में सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे बाजार। सिर्फ रविवार रहेगी साप्ताहिक बंदी। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जारी शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी में छूट दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनलॉक 4 में शनिवार को दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाए। अब शनिवार को भी दुकानें खुलेंगी, रविवार को बंद रहेगा। यानी शनिवार रात 12 बजे से रविवार रात 12 बजे तक पूरी तरह से बंदी रहेगी। बता दें, अभी तक प्रदेश में शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहती थी। और वहीं अगली खबर बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी में अपराध वृद्धि पर सरकार पर साधा निशाना, कहा यहां जंगल राज। जी हम बात करेंगे बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपराध वृद्धि पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आए दिन दर्दनाक घटनाएं यहां जंगल राज होना सिद्ध करती हैं। प्रदेश में बेतहाशा बढ़ रहे अपराध और दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने कहा कि यूपी की भाजपा सरकार में वैसे तो सर्व समाज के लोग हर प्रकार के जुल्म ज्यादती से पीड़ित हैं, लेकिन दलितों के ऊपर अन्याय और अत्याचार की लगातार हो रही घटनाएं अति चिंता की बात है। और वहीं अगली खबर बता दें कि यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए योगी सरकार का नया फार्मूला, हर जिले में होगा बिजली थाना। जी आपको बता दें कि बिजली चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है। अब हर जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए एक एक बिजली थाना अलग से स्थापित होगा। प्रवर्तन दलों की संख्या 33 से बढ़ाकर 88 कर दी गई है। इनमें से 53 प्रवर्तन दल क्रियाशील भी कर दिए गए हैं। हर जिले में एंटी पावर थेफ्ट पुलिस थाना बनाने का फैसला जनसंख्या वृद्धि के साथ ही बिजली उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर लिया गया है। बड़ी खबर बता दें कि बाज नहीं आ रहा चीन, एलएसी पर 7-8 गाड़ियों के साथ फिर से घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने खदेड़ा। जी आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सेनाओं की घुसपैठ को रोकने के बाद एक बार फिर भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल चुमार के पास चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। 7 और 8 भारी गाड़ियों के काफिलों के साथ चेपुजी कैंप से चीन के सैनिकों ने एलएसी पार करने की कोशिश की। गौरतलब है कि भारत चीन बॉर्डर पर 15 जून को हुए हिंसक झड़प के बाद से तनाव की स्थिति है और इस बीच काफी भारतीय सुरक्षा बलों ने भी किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए एहतियाती तैनाती की। सैनिकों के साथ भारतीय सेना के वाहनों को देखकर चीनी वाहन काफिला वापस अपने ठिकानों की ओर लौट गया। भारतीय सुरक्षा बल एलएसी के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में चीनियों द्वारा किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर है। और वहीं अगली खबर बता दें कि मानव निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोष मत दो, पी चिदंबरम ने निर्मला सीतारमण पर बोला हमला। जी हाँ, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मानव निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोष न दें। बता दें कि पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 41वें जीएसटी काउंसिलिंग बैठक के दौरान देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभावों की चर्चा करते हुए महामारी को एक्ट ऑफ गॉड बताया था। कांग्रेस समेत कई विरोधी दलों ने निर्मला सीतारमण की इस टिप्पणी पर मोदी सरकार को घेरा है। और कुछ न्यूज एजेंसी में इंटरव्यू में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने जीडीपी में 23% की गिरावट के एक दिन बाद उन्होंने भारत में अब तक के रिकॉर्ड सबसे कम आर्थिक गिरावट का संकेत दिया है। और वही अगली खबर निकल कर कि जीएसटी मुआवजे को लेकर गैर बीजेपी राज्यों के साथ आम आदमी पार्टी ने मिलाया सुर में सुर, केंद्र के विकल्पों को किया खारिज। जी हां, बात करें कि दिल्ली सरकार ने पश्चिम बंगाल, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल व तेलंगाना के सुर में सुर मिलाते हुए जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विकल्पों को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोरोना के कारण बिगड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने के उपायों पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन 5 राज्यों के वित्त मंत्री
के साथ चर्चा की है। दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 और 21 में राजस्व में 2.3 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका है। और वही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है कि डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करे। एनएसए लगाना गैर कानूनी। जी आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पिछले कई महीनों से जेल में बंद डॉक्टर कफील खान जल्द रिहा होंगे। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि डॉक्टर कफील पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी, जिसे कोर्ट में कफील खान के परिजनों द्वारा चुनौती दिया गया था। पिछले कई महीनों से मथुरा जेल में बंद डॉक्टर कफील खान के मामले में फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ डीएम की ओर से 13 फरवरी 2020 को पारित आदेश एनएसए की कार्रवाई गैर कानूनी है। कफील खान को हिरासत में लेने की अवधि का विस्तार भी अवैध है। डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी किया जाता है। बता दें कि गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉक्टर कफील खान को सीएए, एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद हाल ही में डॉक्टर कफील खान की हिरासत को 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसे कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछले करीब 6 महीने से एनएसए के तहत कफील खान यूपी के मथुरा जेल में बंद है। और वही अगली खबर बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से दुखी डोनाल्ड ट्रंप बोले, भारत ने एक महान नेता को खो दिया। जी आपको बता दें कि दिल्ली के आर्मी अस्पताल में लंबे समय से भर्ती देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनका पूरे राज्य के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रणब मुखर्जी को मंगलवार की दोपहर 2 बजे लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में राज के सम्मान के साथ विदाई दी गई। प्रणब मुखर्जी के रूप में एक दिग्गज नेता खोने के बाद सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग शोकाकुल हैं और प्रणब दा के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। भारत अपने महान नेता को खोने का शोक मना रहा है। मैं उनके परिवार और भारत के लोगों के लिए अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। और हमें अगली खबर बता दें कि कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में अभिभावकों को राहत, सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे निजी स्कूल। जी हम बात करें कि कोरोना महामारी के चलते निजी स्कूलों में बच्चों की फीस को लेकर अभिभावक अभी असमंजस में हैं, क्योंकि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में स्कूल भी बंद रहे हैं, जबकि स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस वसूलना चाह रहे हैं। अब इस मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आपको बता दें, कोर्ट के आदेश के मुताबिक कोरोना काल में निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं वसूल सकेंगे। इतना ही नहीं, स्कूल संचालक इस दौरान ट्यूशन फीस बढ़ा भी नहीं सकते हैं। लॉकडाउन से पहले तय की गई ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद से ही इस याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद कोर्ट ने अब अंतरिम आदेश दिया है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते निजी स्कूल बंद कर दिए गए थे, मगर स्कूल प्रबंधन ने ऑनलाइन क्लास का हवाला देते हुए पूरी फीस वसूलना चाह रहे थे। इस बात को लेकर अभिभावकों की ओर से न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद फिलहाल अंतरिम फैसला कोर्ट ने दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी और इस दिन मामले में विस्तृत आदेश जारी होने की उम्मीद है। और हमें अगली बड़ी खबर बता दें कि मोदी सरकार पर बरसे सुब्रमण्यम स्वामी, शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातों की दिलाई याद। जी आपको बता दें कि भारत और चीन के साथ सीमा विवाद के बाद एक बार फिर से चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की है। पैंगोंग झील इलाके में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की हरकत की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया। सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत जारी है, लेकिन बातचीत के बावजूद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें, चीनी सैनिकों की इस हरकत के बाद बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातों को याद दिलाया और लिखा कि तमाम मुलाकात के बाद भी चीनी सरकार ने भारतीय नेताओं की कदर नहीं की। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर लिखा कि भारत सरकार को चीन के खिलाफ कठोर रवैया अपनाना चाहिए।
तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़ा किया है, तो क्या उनका कहना सही है और उनकी पार्टी को इसका पालन करना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अभी अगली खबर में बता दें कि अनलॉक 4 में सरकार का बड़ा ऐलान, पटरी पर जल्द दौड़ेगी 100 से अधिक और विशेष ट्रेनें। जी हम बात करें कि अनलॉक 4 में अर्थव्यवस्था को और ज्यादा खोल दिया गया है। आर्थिक गतिविधियां तेज होने से श्रमिकों की मांग बढ़ने लगी है, खासकर औद्योगिक शहरों में। लेकिन आवागमन के साधनों के अभाव में व्यवसायिक गतिविधियां तेजी से पटरी पर लौटती नजर आ रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए अब रेलवे ने 100 से अधिक विशेष ट्रेनों को जल्द पटरी पर वापस लाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए और अधिक ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। जिन राज्यों से ट्रेनें चलनी हैं और जिन राज्यों को जानी है, उनसे ट्रेनों के संचालन को लेकर संपर्क किया जा रहा है। राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की जाएगी। हालांकि प्रवक्ता ने ये नहीं बताया कि और कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इनकी संख्या 100 से अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड को इसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें, जिसमें जीडीपी में गिरावट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। जी आपको बता दें कि जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। उन्होंने ट्वीट किया कि जीडीपी 23.9% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों को लाइन लगा दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी। उन्होंने ट्वीट किया कि आज से 6 माह पहले राहुल गांधी जी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी। कोरोना संकट के दौरान हाथी के दांत दिखाने जैसा एक पैकेज घोषित हुआ, मगर आज स्थिति देखिए, जीडीपी 23.9% तक गिर गई। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी, अब तो मान लीजिए कि जिसे आपने मास्टर स्ट्रोक कहा, वास्तव में वो डिजास्टर स्ट्रोक थे। नोटबंदी, गलत जीएसटी और देशबंदी, तालाबंदी। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020 और 21 की अप्रैल-जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। और वही अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 37 लाख के करीब। पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब देश भर में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 36,87,000 के पार पहुंच गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 36,87,949 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 28,37,337 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 65,434 लोगों की जान भी जा चुकी है। देश में अभी तक 7,84,540 एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और हमें अगली खबर बता दें कि मंदी, बेरोजगारी, सूखा या फिर भुखमरी। 2019 में हर रोज 381 लोगों ने की खुदकुशी। 50% के सिर्फ 5 सूबों से एनसीआरबी डेटा में खुलासा। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में हर दिन औसतन 381 लोगों ने आत्महत्या की और इस तरह पूरे साल में कुल 1,49,123 लोगों ने खुदकुशी की है। आंकड़ों के अनुसार 2018 के मुकाबले 2019 में आत्महत्या के मामले में 3.4% की वृद्धि हुई है। पिछले साल जहां 1,39,123 लोगों ने आत्महत्या की, वहीं 2018 में 1,34,516 और 2017 में 1,29,887 लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2019 में शहरों में आत्महत्या की दर
दर 13.9%। पूरे भारत में आत्महत्या की दर 10.4% से अधिक थी। आंकड़ों के अनुसार 2019 में आत्महत्या के मामले में 53.6% लोगों ने फांसी लगाकर जान दी और वहीं जहर खाकर 25.8% लोगों ने अपनी जीवन समाप्त किया। 5.2% लोगों ने पानी में डूबकर आत्महत्या की तो 3.8% लोगों ने आत्मदाह किया। और अब अगली खबर बता दें कि लोन मोराटोरियम की सुविधा हुई खत्म। सरकार बोली मुश्किल में फंसे लोगों को मिल सकती है 2 साल तक राहत। जाने क्या है तरीका। जी हम बात करें कि लॉकडाउन से पैदा हुए आर्थिक संकट से कर्जदारों को राहत देने के लिए आरबीआई की ओर से घोषित मोराटोरियम की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। अब आज से बैंकों के बकाया लोन की किस्तें कर्जदारों को तय समय पर चुकानी होगी। हालांकि अब भी ऐसे तमाम कर्जधारक हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और रोजगार के अवसर छीनने के चलते परेशानी बढ़ गई है। ऐसे ग्राहकों को बैंकों की ओर से अब भी मोराटोरियम जैसी सुविधा मिल सकती है। इनमें ईएमआई पेमेंट्स की रीशेड्यूल्स करना, ब्याज की अदायगी में राहत और 2 साल तक के लिए मोराटोरियम के विस्तार जैसी सुविधा शामिल है। दरअसल आपका बैंक आपसे बातचीत करेगा और आप बताएगा कि आपको अपनी ईएमआई का भुगतान कैसे करना चाहिए। ग्राहक यदि लोन की रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं तो उन्हें फिर इसके लिए बैंक को लिखना होगा। हालांकि यदि आप अपनी ईएमआई चुका सकते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए और किसी भी पुनर्गठन योजना से बचना चाहिए। इसकी वजह यह है कि किस्तों के स्थगन की अवधि में भी लोन पर ब्याज जारी रहता है, जिसे आपको स्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद अदा करना होगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट 6 महीने की स्थगन अवधि के लिए ब्याज माफी की मांग करते हुए अपनी सुनवाई फिर से शुरू करेगा। शीर्ष कोर्ट ब्याज पर ब्याज के मसले पर भी बात करेगा, जो कि अधिस्थगन लेने वाले उधारकर्ताओं को भुगतान करना होगा। इससे पूर्व शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की थी कि ब्याज पर ब्याज वसूलने की कोई वजह नहीं बनती। और वहीं अगली खबर बता दें कि बारिश से डूबे एमपी गुजरात के कई इलाके, आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत। जहां हम बात कर रहे हैं कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के दूर दराज के इलाकों में भी भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।